हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल में देखेंगे। जो पार्ट डिलीट आउट हुआ है उसको भी हम देखेंगे, जो नहीं हुआ है उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो पहला बेसिक टर्म है मास। तो मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनीथिंग इज़ नोन एज मास। ये सब आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। फिर क्या होता है? वेट। वेट क्या होता है? बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है किसी भी मैटर के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। एक ये फोर्स होता है तो उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। अगली बात आती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? देखो, वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वॉल्यूम। उसके बाद आता है एटम। क्या होता है? तो आप सबने पढ़ा होगा, द इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज़ नोन एज एटम। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि एक एटम को भी हम ब्रेक कर सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। अगली बात आती है कि मॉलिक्यूल क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ एटम्स को हम क्या बोल देते थे? मॉलिक्यूल बोल देते थे। इसके बाद क्या आता है? एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एटम होते हैं। जैसे कि आप आयरन की की देखोगे तो उसके अंदर क्या है? सारे के सारे एटम आयरन के हैं जिनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगली बात आती है कंपाउंड। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस होता है। इसके अंदर क्या होता है? ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है, लेकिन वो एलिमेंट हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 1 होंगे, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ऐसे हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन होंगे, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2। ऐसे सोडियम का 11 क्यों है? क्योंकि उसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं। अगली बात आती है एटॉमिक मास। क्या होता है? तो देखो, एटॉमिक मास क्या होता है? बेसिकली ये होता है मास ऑफ एन एटम। कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके। एग्जांपल के लिए हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इसीलिए हम क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं उसका एटॉमिक मास। ठीक है। ऐसे ही हम नियॉन का क्या ले लेते हैं? 10 + 10, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, तो हम क्या ले लेते हैं? 20 AMU एटॉमिक मास यूनिट ले लेते हैं। अब चैप्टर के अंदर शुरुआत में और चीज़ें भी दे रखी हैं, मिक्सचर्स के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, उनको आप रीड कर सकते हो। बाकी जो मैट्रिक सिस्टम वगैरह दे रखा है वो फिज़िक्स के अंदर भी आपने कवर करा होगा, तो उस पार्ट को हम इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर रहे हैं। हम सीधा कोर चैप्टर के अंदर बढ़ेंगे, जो कि है केमिकल रिएक्शन के जो लॉज हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला लॉ आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये वाला लॉ तो सबको पता ही होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, मास रिएक्टेंट के अंदर जितना होगा उतना ही कितना रहेगा प्रोडक्ट के अंदर, दोनों के अंदर मास सेम रहेगा। वो क्या हो रहा है? बेसिकली बस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कैसे? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में। आगे अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल एक चेक कर लेते हैं, जैसे कि H2 + O2 गिव्स H2O। कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब 2 सब्सटेंसेस मिलकर एक तीसरा सब्सटेंस देते हैं। अब आप अगर देखोगे तो ये कितना है? 4 ग्राम है इधर हाइड्रोजन और 32 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। कैलकुलेट कर सकते हो, एक का 16 होता है तो 2 का कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया रिएक्टेंट साइड पे? 36 आ गया। लेकिन आप अगर प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो इसका एक H2O कितना होता है? 18, तो 2 का कितना हो गया? 36 हो गया। तो दोनों तरफ सेम हो गया। तो ये लॉ हमने प्रूव कर दिया इसके थ्रू कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसी लॉ की वजह से हम क्या करते थे? रिएक्शंस को बैलेंस करते थे। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो ये वाला लॉ वॉयलेट हो जाएगा। अगले लॉ की तरफ हम बढ़ें तो अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन।
तो देखो ये लॉ सबसे पहली बात है कि कंपाउंड्स के लिए है, ठीक है। वो क्या कहता है, कंपाउंड के अंदर एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन होता है एलिमेंट का बाय वेट एंड नंबर। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं और अच्छी तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो हम इसका एग्जांपल देखते हैं, दो एग्जांपल देख लेंगे, एक है हाइड्रोजन परऑक्साइड का और दूसरा है वाटर का। तो दोनों के दोनों कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ने क्या बोला था। लॉ ने बोला था कि नंबर और जो उसका वेट होगा वो एक रेशियो के अंदर होते हैं बेसिकली, और वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वाटर, आप सीवेज वाटर ले लो, आप आरओ का पानी ले लो, या टैप वाटर ले लो, या लेबोरेटरी के अंदर जो पानी बनता है उसको ले लो, उन सब के अंदर दो हाइड्रोजन जब एक ऑक्सीजन से मिलेंगे तभी जाके वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो नंबर का रेशियो है ये हमेशा फिक्स रहेगा, दो नाइट्रोजन तो एक ऑक्सीजन। सिमिलरली वेट का अगर हम देखें तो वेट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो 2 था। H2O को देखो, सिर्फ H2O को देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 है और दूसरा कितना है 16 ऑक्सीजन का। इसका रेशियो देखोगे तो कितना आ जाएगा 1/8 या 1:8। तो ये जो रेशियोज़ हैं या प्रोपोर्शन है ये हमेशा फिक्स रहेंगे एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। सिमिलरली ये होगा H2O2 के अंदर भी। H2O2 के अंदर अगर आप देखोगे तो नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा 2/2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन भी हैं, और 2/2 को अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो में करोगे तो 1:1 आ जाएगा। तो ये जो रेशियो है हमेशा फिक्स रहेगी H2O2 के लिए। सिमिलरली अगर वेट को देखोगे तो वेट क्या जाएगा 2/32, या आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 1:16। अब जो 1:16 है हमेशा ही कांस्टेंट रहने वाला है, कहीं का भी उठा लो, इंडिया का हाइड्रोजन परऑक्साइड उठाओ या आप अमेरिका का उठाओ या इंग्लैंड का उठाओ, हर जगह इसी रेशियो में होगा। अगली बात आती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ थोड़ा लेंथी है, इसको हम ब्रेक कर करके देखेंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है कि इफ़ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, तो ऐसा होता ही है नेचर में। तो देखो ये 2 एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या कर रहे हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, देख सकते हो। तो इतना लॉ हमने पढ़ लिया। वो फिर आगे वो कह रहा है कि द मास ऑफ वन एलिमेंट नेट कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। अगर आप इधर देखोगे फिक्स्ड मास किसका है, तो अगर आप कार्बन के नंबर देखो तो 1 1 1, तो इसका मास ही फिक्स हो गया है 12 12 और 12। तो आगे क्या कह रहा है कि जो मास जो रिएक्ट करता है फिक्स्ड मास से, तो कौन सा मास रिएक्ट कर रहा है फिक्स्ड मास से, ऑक्सीजन का मास रिएक्ट कर रहा है फिक्स्ड मास से, तो वो जो करता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में करता है रिएक्ट। तो देखो इसने क्या बोला, ये जो अलग वाला मास था जो फिक्स नहीं था वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए जितने भी आपके बेसिक कंपाउंड्स बने हैं। तो देखो ये 16 ग्राम है, ये 32 ग्राम है और ये 48 ग्राम है। इन्हीं का हमें रेशियो लेना है, तो फटाफट हमने रेशियो ले लिया। तो क्या आया 1:2:3 आया। तो देख रहे हो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में है, तो हमने ये वाला लॉ भी प्रूव कर दिया। अब अगर हम फोर्थ लॉ की तरफ बढ़े तो फोर्थ लॉ है गैल-ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो ये बहुत सिंपल लॉ है आखिरी के दोनों। तो ये लॉ क्या कहता है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ऐसा होता है, एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो H2 गैस है, Cl2 गैस है, और ये क्या कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं, और HCl भी एक गैस है जो कि प्रोड्यूस हो रही है। तो हाँ ऐसा रिएक्शन में होता है। दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, लेकिन एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि तीनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो देखो ये लॉ ने क्या बोला, ये जो आगे कॉफिशिएंट लगे होते हैं 1 1 और 2, जिसके आगे कुछ नहीं लगा तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं 1 लगा देते हैं। तो इसने ये बोला, ये जो आपकी इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अगर हम इसका इक्वेशन का रेशियो ले लें तो क्या आएगा 1:1:2 आएगा। तो आप इससे कंक्लूड ये कर सकते हो ना कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर कंबाइन भी कर रहे हैं और फॉर्म भी हो रहे हैं, ठीक है। अब और हमें क्या जानना है इससे, तो देखो अगर मैंने यहाँ लिख दिया 40 ml ऑफ H2 रिएक्ट विद 40 ml ऑफ Cl2, तो कितना HCl देगा, तो 80 देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी आगे वाली वैल्यू थी उससे हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 1 था तो देखो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन इधर क्या था 2 था
तो 2 × 40 करना पड़ा हमें। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा कई क्वेश्चंस के अंदर जिनके अंदर वॉल्यूम निकालना होगा। लास्ट लॉ को अगर हम देखें तो लास्ट लॉ है एवोगैड्रो लॉ। तो ये बहुत सिंपल लॉ है। इसने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो पहली बात क्या बोल दी इसने, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल होना चाहिए। और इसने भी कहते हैं कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए दोनों गैसेस जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हो। तब जब सेम प्रेशर और टेम्परेचर होगा और इक्वल वॉल्यूम भी होगा तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे उस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर आप वॉल्यूम को कंपैरिजन कर रहे हो। इसको हम एग्जांपल से सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या एक कंटेनर है 1000 ml का, उसके अंदर H2 भर रखी है और ये कह रहा है कि X मॉलिक्यूल्स हैं H2 के इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरा कंटेनर लिया, उसकी वॉल्यूम क्या थी 1000 ml थी, लेकिन उसके अंदर क्या भर रखा है O2। तो अभी हमने क्या देखा, इक्वल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल है 1000 और 1000 शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब इसमें X थे तो इसके अंदर भी तो X ही मॉलिक्यूल्स होंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम सेम है और आपका सेम टेम्परेचर और प्रेशर भी है, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। और क्या हमें देखना है, मान लो हमने वॉल्यूम को आधा कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो आधे हो जाएंगे। यहाँ हम 1000 था और हमने यहाँ पे 500 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का पार्ट देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।